बात को आगे बढ़ाते हैं और अनुच्छेद 33 के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 33 जब भी आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को ज़्यादा उसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उसको ऊंचे लेवल से देख लेना है। क्या है उस अनुच्छेद 33 के अंदर? अनुच्छेद 33 में केवल 3 बात है, उसके अलावा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है ना। 3 बात कौन कौन सी है? तो पहली बात तो उसमें दे रखा है, अनुच्छेद 33 में स्पष्ट दे रखा है कि एक तो आपकी सेना हो गई, एक हो गई अन्वेषण जिसे आप बोलते हो खुफियागिरी, और तीसरा लोक व्यवस्था। इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उनके बारे में अनुच्छेद 33 में लिखा है कि संसद है वो विधि बना करके इनके मौलिक अधिकारों को न्यून कर सकती है, या आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि संसद विधि बना करके उसे कम कर सकती है। ये बात लिखी हुई है दोस्तों अनुच्छेद 33 में। उसके अलावा अनुच्छेद 33 में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 33 अपन देखें डायग्राम के माध्यम से। अनुच्छेद 33 इसमें आपको 3 शब्द देखने हैं। पहले तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, एक तो आपका आ गया सेना, कौन सा? सेना है। उसके अलावा दूसरा जो आपका शब्द है वो अन्वेषण, ठीक है ना। अन्वेषण को बोलते हैं खुफियागिरी। और जो तीसरा शब्द है आपका वो है लोक व्यवस्था। तीसरा शब्द कौन सा है? लोक व्यवस्था। अब इन तीनों के बारे में आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये जो सेना है, अन्वेषण है और लोक व्यवस्था है, इन तीनों से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनको संसद है ना, संसद विधि बना करके, विधि बोल सकते हो आप, कानून बोल सकते हो, नियम बोल सकते हो, कोई भी आप शब्द यूज में ले सकते हो, कानून या फिर नियम, ठीक है ना। नियम बना करके इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार उनको कम कर सकती है, या फिर आप बोल सकते हो न्यून या कम कर सकती है। कौन कर सकती है दोस्तों? संसद। किसके माध्यम से? एक नई विधि बना करके या फिर कानून पेश करके। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 33 में? अनुच्छेद 33 में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला है सेना, दूसरा है अन्वेषण जिसे आप खुफियागिरी बोलते हो, और तीसरा है लोक व्यवस्था। इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको संसद है वो उनके मौलिक अधिकारों में विधि बना करके उनको कम कर सकती है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 33 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अनुच्छेद 34 की अपन बात करें तो 34 में क्या है कि जो सैन्य शासन स्थापित हो जाए ना, सैन्य शासन का मतलब सेना का शासन स्थापित हो जाए, है ना, लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लागू हो जाए देश में, तो उनसे आपको पता है सीधी सी बात यही है कि जो नागरिक होते हैं, जो सामान्य नागरिक होते हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कमी होती है, ठीक है ना, उनको नुकसान होता है। तो उनके नुकसानों को जो भरपाई है उनकी करने के लिए संसद एक और नया कानून सामने ला सकती है उनके नुकसान को भरपाई करने के लिए। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 34 में एक शब्द और है, मार्शल लॉ। यदि मार्शल लॉ भी अस्तित्व में आ जाता है तो भी संसद एक नया कानून पेश कर सकती है, और जो सामान्य जनता है उनके जो मौलिक अधिकारों में यदि कोई कमी हुई है, कोई नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई करने के लिए एक नया कानून या आप बोल सकते हो विधि सामने आ सकती है। तो वो बात लिखी हुई है अनुच्छेद 34 में। तो एक बार आप इस डायग्राम को उतार लीजिए, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में यदि आप कभी रिपीट करोगे ना तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखना है अनुच्छेद 33 में कि एक तो आपका हो गया सेना, कौन सा? सेना, फिर अन्वेषण, फिर हो गया आपका लोक व्यवस्था। 3 शब्द हैं।
और इनसे संबंधित सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद नियम बना करके या आप बोल सकते हो विधि बनाकर कम कर सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 33 में। ये बात आपको अनुच्छेद 33 में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन करना है तो जल्दी करें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 में मैंने आपको बताया है अभी कि इसमें 2 शब्द हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। डायग्राम से ही आपको ध्यान में रखने हैं, अन्यथा तो आप भूल भी सकते हो, लेकिन यदि आप डायग्राम से याद करोगे ना तो इतना दावा तो मैं कह सकता हूँ कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो अनुच्छेद 34 में क्या है? अब आप इसका खंडन करो अनुच्छेद 34 का। सीधी सी बात यही है, तभी याद रह सकता है। क्या है? एक तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपका मार्शल लॉ, ठीक है ना। दूसरा शब्द कौन सा है? कि दूसरा शब्द है सैन्य शासन, ठीक है भाई। अब देखो, ये यदि मार्शल लॉ और सैन्य शासन दोनों अस्तित्व में आ जाए, दोनों में से कोई सा भी एक हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो मार्शल लॉ लागू हो या फिर सैन्य शासन लागू हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन लागू हो, तो अब इसमें क्या होगा कि जो आम नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों में क्या होगा? नुकसान होगा। मौलिक अधिकारों में नुकसान, ठीक है ना। क्योंकि वो कोई कामकाज भी नहीं कर सकते, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम भी किया जा सकता है उस समय। तो जब ये सैन्य शासन लागू हुआ, उसमें मौलिक अधिकारों को न्यून किया गया, तो ये जायज़ सी बात है कि जब सैन्य शासन हटेगा तो उन मौलिक अधिकारों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक नया कानून या विधि अस्तित्व में आएगी, और वो बनाएगी कौन? केवल और केवल संसद बनाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि इस नुकसान की भरपाई के लिए संसद विधि बना करके, वैसे नहीं ला सकती सीधी, ठीक है ना, विधि तो बनानी पड़ेगी संसद, ठीक है ना। भरपाई हेतु कानून कौन लाएगी दोस्तों? संसद लाएगी। ये बात आपको लिखनी है अनुच्छेद 34 में। डायग्राम भी बना लेना और आप साथ में लिख भी लेना। इस ऐसे एरो का निशान लगा करके क्या लिखना है? एक तो आपको लिखना है मार्शल लॉ, ठीक है ना। दूसरा शब्द कौन सा है? सैन्य शासन। कौन सा है? सैन्य शासन। ये यदि लागू हो जाए तो मौलिक अधिकारों में क्या होगी दोस्तों? नुकसान होगा ना, मौलिक अधिकारों में नुकसान। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए संसद विधि बना सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 34 में। बस इतनी सी बात है अनुच्छेद 34 में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा आपको ऐसे माइंड को झंझोरना नहीं है, बस ऐसे आप ट्रिक से याद करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, कोई भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख लीजिए। और उसके अलावा यदि अपन बात करें ना दोस्तों, तो देखना जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में आपको ध्यान में ये रखना है कि
यदि संशोधन करें ना अपन, तो संशोधन करने का केवल और केवल अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है। मौलिक अधिकार ले लो आप या संविधान का कोई भी भाग ले लो, उसमें यदि संशोधन करने की पावर किसी के पास है तो वो केवल संसद के पास है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यदि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई कानून बनाना हो, है ना, तो ऐसा संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कर सकती है, दोनों के पास ये अधिकार हैं। लेकिन बात आ जाए यदि संशोधन की, कि उसमें संशोधन करना है, तो ऐसी पावर, उसमें संशोधन करने की जो पावर है ना, वो केवल और केवल संसद के पास है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको नोट लगा करके लिख लेनी है। लिख लिया होगा आपने। उसके बाद में दो चीज़ें आपको नोट लगा करके लिखनी है, और वो अति आवश्यक है। ऐसा मानना कि इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बात वो है दो। कौन कौन सी? एक तो आपको ध्यान में रखना है, नोट नंबर 1 क्या है कि जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? मैंने बताया आपको, संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, दोनों के पास है, ठीक है ना दोस्तों। ओके। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है नोट नंबर 2, और उसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो मौलिक अधिकार हो या फिर संविधान का कोई भाग, मौलिक अधिकार या फिर संविधान का कोई भाग, उसमें यदि संशोधन करना हो, उसमें क्या करना हो? संशोधन। तो ऐसी जो शक्ति है वो केवल और केवल किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है दोस्तों? केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पर क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं, ठीक है ना। और आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उनको पता तो होता है, लेकिन एग्जामिनर पूछता ही इस प्रकार से है कि बच्चे का माइंड वहीं पे गुमराह हो जाता है। तो आपको पहले से रणनीति तैयार रखनी है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 2 हो गए कंप्लीट। एक तो आपका 33 और एक हो गया 34, ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 35 में 3-4 अनुच्छेद है, उनको दिया गया है। कौन कौन से? पहला अनुच्छेद तो आपका 16(3), ठीक है। फिर 32(3), 16(2) 32, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। 16(3), 32(3), फिर 33 और 34, 33 और 34, ठीक है ना। याद हो गया क्या? आप मेरे साथ बोलो, 16(3) और 32(3), 16(2) 32, 2 हो गए। तीसरा अनुच्छेद आपका 33 और चौथा अनुच्छेद है 34, ठीक है ना। अनुच्छेद 35 में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व 34 से संबंधित जो कानून है ना या विधि है, वो केवल संसद बना सकती है। केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। राज्य विधानमंडल इनसे संबंधित किसी भी विधि को नहीं बना सकता है। ये स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद 35 में लिखा गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 35 को अपन देख लेते हैं। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? बोलो यस या नो? ओके, लिख लिया ना? ओके ओके, जल्दी लिखा करो कुछ, है ना। क्या है कि आप धीरे धीरे लिखते हो ना, तो छोटी भी कोई क्लास हो ना तो वो भी बड़ी हो जाती है। अनुच्छेद 35
35। अनुच्छेद 35 में वैसे ही आप याद रखो, मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट होगा, बनाओ डायग्राम और याद रखो बस। अनुच्छेद 35 में ध्यान में रखना है आपको, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, एक तो आपका अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 16(3), 16(3), ठीक है ना दोस्तों, ओके। उसके बाद में ध्यान में रखना है अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 32(3), ठीक है जी। फिर अनुच्छेद तीसरा अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है 33, अनुच्छेद 33, ओके। और चौथा जो आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है कि इनसे संबंधित ये जितने भी अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे संबंधित कोई भी विधि, इन अनुच्छेदों से संबंधित, इन सभी अनुच्छेदों से संबंधित, अनुच्छेदों से संबंधित कोई भी विधि कौन बना सकती है? केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है आप लोगों को, कौन सी बात ध्यान में रखनी है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। विदेशी कोई भी यहाँ पे आता है, विदेशी व्यक्ति बोल सकते हो आप, नागरिक बोल सकते हो, तो उनको ये अनुच्छेदों से प्राप्त होने वाले अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते। किनको? जो विदेशी यहाँ पर निवास करते हैं ना, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, उन लोगों को इन अनुच्छेदों से संबंधित जितने भी अधिकार मिलते हैं उनका कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो वो भी आप लोगों को लिखना है। लिख लिया ना? ये आपको ये डायग्राम एज इट इज़ बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अनुच्छेदों को याद कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी को यदि आपको समझना है, तो सीधी सी बात यही है भैया, कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जितने आप डायग्राम से याद रखोगे ना, मेरा दावा है उतना और आपको याद नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो डायग्राम से पढ़ा करो हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्या ध्यान में रखना है, ये भी आपको बात नोट लगा के लिखनी है। चलो लिखो, क्या लिखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, ओके, अनुच्छेद 29 एवं 30 से प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार, से प्राप्त होने वाले अधिकार, ऐसे लिखो आप, होने वाले अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। मौलिक अधिकार जो बिंदु था आप लोगों का वो कंप्लीट हो चुका है, मेरी ओर से कंप्लीट है। अब आप लोगों को, आप लोग जितना रिवाइज कर सके उतना रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज करोगे आप उतना ही फायदा होगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपन लोग। अगले व्याख्यान में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक जो टॉपिक हैं उनके बारे में। तो आज आप इस क्लास का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समाज में, राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।